बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम इसका अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे, है ना। जैसे कि फोर्थ चैप्टर जो पार्ट है इसका वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 16 तक जो आपके 4 नंबर वाले हैं और 120 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि 120 वर्ड्स अगर इस पर ना लिखे हैं तो इस पर मत जाइए। मैं जो जितना बोलती हूँ आपको वो सारा नोट करिए, ठीक है। तो क्योंकि सारा इस पर लिखाना संभव नहीं होता तो मैं इम्पोर्टेंट बातें आपको लिख देती हूँ, बाकी आपको बोल के बताती हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ये जो हमारा संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन प्रश्न पूछा है कि ये 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया, समझाओ। तो उसके पीछे रीज़न था कि क्या हुआ था कि 26 जनवरी 1950 को भारत, आप ऐसे लिखेंगे इसको, है ना, कैसे लिखना है वो लिखो कि 26 जनवरी 1950 को भारत शासन अधिनियम 1950 को हटाकर भारतीय संविधान लागू किया गया, है ना। क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। यानी जब हम स्वतंत्रता आंदोलन के समय में पहले तो कुछ कांग्रेस की मांग कुछ संवैधानिक सुधारों की थी, लेकिन बाद में पूर्ण स्वराज उन्होंने घोषित कर दिया था अपना लक्ष्य, और वो 26 जनवरी 1930 को हुआ था। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया और इसी दिन हम गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर। अब इसके अथवा नहीं करा रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा फिर, है ना। फिर तो आपको कई दिन लग जाएंगे, पूरा मंथ निकल जाएगा इसी को कंप्लीट कराने में। तो एक एक क्वेश्चन ले लिया मैंने। अगला जो 14 है वो है निर्वाचन आयोग के कार्य, है ना। प्रश्न नंबर 14 है चुनाव आयोग के कार्यों को लिखिए। तो हम सब जानते हैं कि चुनाव आयोग क्या कराता है, चुनाव कराता है ना। तो सबसे पहले यहाँ हम प्राथमिकता पे लिखेंगे कि निर्वाचन नंबर 1 हम हेडिंग डाल लेंगे, ऐसे लिख लेना आपकी निर्वाचन आयोग के कार्य निम्न प्रकार है ना, ऐसे लिख देना ऊपर। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। 1 है कि निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान सभा व राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराता है। यानी उसके चुनाव के समय पर्यवेक्षण करना, निर्देशन देना, सब कुछ कार्य जो है वो निर्वाचन आयोग का रहता है, ठीक। दूसरा जो पॉइंट है हमारा कि सभी राजनीतिक दलों का पंजीकरण व मान्यता प्रदान करना, यानी सभी जो पार्टियां बनती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, उनका रजिस्ट्रेशन करना और उनको मान्यता देना। अगर वो उन शर्तों को पूरा करते हैं पूरी छानबीन के बाद तो फिर उनको मान्यता देना, ये भी चुनाव आयोग का कार्य है, ठीक है। अगला जो है तीसरा पॉइंट है हमारा निर्वाचन नामावली तैयार करना, है ना। सबसे पहले जब चुनाव होने वाले होते हैं तो फिर एक नामावली तैयार होती है, ठीक है। निर्वाचन यानी कौन निर्वाचन कर रहा है, मतदाता सूची, है ना, उनके नाम। चौथा है राष्ट्रीय और राज्य स्तर के दलों का वर्गीकरण, यानी जब पार्टीज बहुत सारी होती हैं हमारे सभी चुनाव में, तो ये डिसाइड करना निर्वाचन आयोग का कार्य होता है कि कौन सी पार्टी जो है वो नेशनल लेवल की है और कौन सी जो है क्षेत्रीय पार्टी है या राज्य स्तर की है। तो ये सब वर्गीकरण भी कौन करता है, ये निर्वाचन आयोग ही करता है ना। उसके अलावा अयोग्यता घोषित करना। अब अयोग्यता कैसे घोषित करते हैं, एक तो किसी सांसद की या विधायक की अयोग्यता घोषित होती है अगर वो पर्टिकुलर कुछ ऐसा काम करता है या ऐसे साधनों का प्रयोग करता है या चुने जाने के बाद वो उल्लंघन करता है नियमों का, कानूनों का, तो फिर उसको अयोग्य घोषित करते हैं। तो इसके नाम की संस्तुति देता है वो राष्ट्रपति को, है ना, सलाह देता है, स्वयं ही नहीं करता, वो परामर्श देते हैं, है ना, राष्ट्रपति को। और दूसरा जो है अगर कोई गलत तरीके से चुनाव जीत जाता है और बाद में पता चलता है, शिकायतें आती हैं, जांच होती है, तो या तो वो उस पूरे बूथ को अयोग्य घोषित कर देते, उस चुनाव को ही रद्द कर देते हैं, दोबारा कराते हैं ना। तो वहाँ 2 प्रकार से अयोग्यता ये घोषित करते हैं। तो ये हमारे निर्वाचन आयोग के कार्य हो गए। अगला जो हमारा प्रश्न है 15 कि गवर्नर जनरल की चुनाव आयोग के कार्य, गवर्नर जनरल की योग्यता, गवर्नर की, किसी राज्य के गवर्नर की योग्यताएं। गवर्नर यानी राज्यपाल ही होता है ना। तो इसको हम लेके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 कि किसी राज्य का गवर्नर होने के लिए क्या क्या योग्यताएं उसके पास होनी चाहिए, ये, है ना। तो जनरली आप देखो
कि लगभग जो भारत का राष्ट्रपति होने के लिए चाहिए रहती है वही इसके लिए चाहिए रहती है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर 1 कि किसी भी, क्वेश्चन नंबर 15, अब कैसे लिखते हैं वो देख लो आप उत्तर। किसी भी राज्य का गवर्नर होने के लिए, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही पूछा है ना राज्य का गवर्नर, तो गवर्नर होने के लिए निम्न योग्यताएं होना आवश्यक है ना। इसी प्रकार से प्रश्न लिखते हैं हम, सीधे उसी पॉइंट पे नहीं आते, थोड़ा सा अपनी भूमिका भी बनानी होती है ना। अगर समय है तो, नहीं तो फिर अगर समय कम पड़ रहा है, कई बार ऐसा होता है ना लास्ट में हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो फिर आप सीधे पॉइंट पर आ जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, आवश्यक है। अब यहाँ पर हम नंबर 1, सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहली जो शर्त है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना, वह भारत का नागरिक हो। और दूसरा है 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, 35 ईयर्स ओल्ड, 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, है ना। और उसके बाद अगली है, और वो है राज्य व केंद्र सरकार, राज्य व केंद्र सरकार एवं राज्य एवं केंद्र सरकार एवं इनके नियंत्रण के अधीन, इनके नियंत्रण के अधीन, इनके नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में, किसी सार्वजनिक उपक्रम में, सार्वजनिक उपक्रम में क्या ना हो, लाभ के पद पर ना हो, है ना, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। उसके अलावा अगली जो इसकी विशेषता है वो ये है कि वह राज्यसभा के सदस्य चुने जाने योग्य हो, वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, है ना। और उसके अलावा 5वां जो है कि वह दिवालिया और पागल ना हो, है ना, वह दिवालिया व पागल घोषित ना हो, यानी उसे दिवालिया या पागल घोषित ना किया गया हो, ठीक। चलो, तो कौन कौन सी हैं, किसी राज्य का गवर्नर होने के लिए सॉरी, गवर्नर जनरल वो हिस्ट्री वाला याद आ जाता है। तो किसी राज्य का गवर्नर या राज्यपाल होने के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए, और वो हैं कि वो किसी राज्य व भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर रखा हो, राज्य और केंद्र सरकार व इनके नियंत्रण के अधीन किसी भी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर ना हो, और वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, यानी बहुत सारी योग्यताएं धारित करता हो जो राज्यसभा के सदस्य होने के लिए आवश्यक है ना। उसके अलावा वह दिवालिया और पागल घोषित ना किया गया हो, है ना। तो हमारे ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। 16 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 पूछा है, 2 प्रश्न हैं आपके, एक तो विधानमंडल के गैर विधायी कार्य लिखे अथवा अध्यक्षीय शासन प्रणाली की दो दोष पूछे हैं ना। तो इसका उत्तर है, मैंने ये 2 दोष लिए हैं।
16। तो मैं लिखूंगी कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली के दो दोष निम्न प्रकार हैं। ठीक है, निम्न प्रकार हैं। और इसका पहले तो ये समझना, अध्यक्षीय शासन प्रणाली पढ़ी है हमने, है ना। नहीं भी पढ़ी तो इतना समझ लो कि संसदीय शासन प्रणाली में संसद की प्रधानता होती है। और संसद किससे बनती है? राज्यसभा, लोकसभा और आपके राष्ट्रपति से। और इसमें विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग नहीं होती, एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। यानी जो विधानमंडल में कानून बनाते हैं वही फिर उसको क्रियान्वित करते हैं। लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली की ये शर्त है कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों अलग होती हैं। जब ऐसे होता है तो दोनों में सामंजस्य भी नहीं रहता और कहीं ना कहीं दोनों में उत्तरदायित्व का अभाव भी रहता है ना। जब एक ही काम दो लोगों को दिया जाता है, वो सोचते हैं वो कर लेंगे, वो सोचते हैं वो कर लेंगे। अगर किसी से बिगड़ गया तो उनने का इनकी गलती है, उनने का इनकी गलती है। तो ये प्रमुख दोष है। ठीक है, तो पहला हम लिखेंगे व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में सामंजस्य का अभाव। व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में सामंजस्य का अभाव। ठीक है, अब यहाँ हम लिख देंगे पूरी डिटेल कि चूंकि दोनों एक दूसरे से अलग होती हैं तो वो जो है, ये सब आप लिख लेना। ठीक है, दूसरा है उत्तरदायित्व के निर्धारण की समस्या। उत्तरदायित्व के निर्धारण की समस्या, यानी जिम्मेदारी तय करना, निर्धारण की समस्या, है ना। यहाँ वही शब्द आ जाएगा कि व्यवस्थापिका व कार्यपालिका एक दूसरे पर दोष मढ़ती रहती है ना। व्यवस्थापिका व कार्यपालिका एक दूसरे पर दोष मढ़ती रहती है ना, गलतियों के लिए दोष मढ़ती रहती हैं। तो ऐसे में कैसे उत्तरदायित्व होगा? यहाँ आप लिख देना कि चूंकि दोनों अलग अलग हैं, दोनों के विचार अलग हैं, तो कभी कभी टाइम खिंचाई भी हो जाती है। वो उसके काम में अड़ंगा, वो उसके काम में अड़ंगा, है ना। तो ये इसका आपका आंसर हो गया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और आशा करती हूँ आपको पसंद आ रही होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि आप लोगों की डिमांड पर ही मैं कोई वीडियो बनाती हूँ। तो ये सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम साल भर आपसे जुड़े रहेंगे। इसके बाद जो भी एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम में कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, कैसे क्वेश्चंस लिखना है ना, जो आपको नहीं आ रहे हैं वो हम सब हल करवाएंगे। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।